हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 विज्ञान कक्षा 8। पाठ का नाम है दहन और ज्वाला। तो बच्चों, सबसे पहले आपको दहन जो शब्द है इसका अर्थ जानना ज़रूरी है। तो दहन शब्द का अर्थ क्या है? किसी भी पदार्थ का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया जब होती है तो वहाँ पर क्या होता है? प्रकाश उत्पन्न होता है। दहन से आप लोग समझ सकते हो दहन का क्या मतलब है। आग, तो आग अपने आप तो नहीं जलती ना, आप उसको कैसे जलाते हो और कैसे फिर वो हमारे कार्य में आती है। और कई बार अच्छा कार्य होता है और कई बार गलत कार्य भी होता है जब आग लगती है। तो दहन क्या है? किसी भी पदार्थ का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर जो प्रकाश उत्पन्न होता है वो है दहन। तो बच्चों, आपको पता है कि जब किसी मनुष्य के शरीर को आग पकड़ लेती है तो उस पर आप किस तरह से काबू पाएंगे, और ये सब भी हम आपको इस पाठ में पढ़ाएंगे। और गैस जो है, गैस जो ये आग है, दहन है, इसको बुझाने के जब किसी बिल्डिंग में लग जाती है तो आप किस तरह अग्नि शामक यंत्र बुलाते हैं जिससे कि वो आग पर काबू पा लेते हैं। तो ऐसे बहुत से हैं हमारे पास इस आग के लिए उपयोग अनुपयोग, वो सब हम आपको इस पाठ में पढ़ाएंगे। और इसमें एक शब्द है ज्वाला। तो जो ज्वाला शब्द है वो क्या है बच्चों? ज्वाला है, ज्वाला हम बोलते हैं जब किसी अग्निशिखा, जब ज्वाला वो होती है जो अग्निशिखा के रूप में हमें प्राप्त होती है। जैसे आपने कोयले को आग लगाई, कोयले को आग लगाते हो तो क्या होता है कि एकदम जलता है और फिर वो धधकता रहता है, तो हमें उसमें ऊष्मा मिलती है, पर उसमें क्या होता है? लौ नहीं होती है। और इसके साथ साथ दहन के क्या प्रकार हैं वो हम इस पाठ में पढ़ेंगे। और इसके साथ जब दहन को कौन से वो पदार्थ हैं जो आग पकड़ते हैं और जो आग नहीं पकड़ते हैं। जो आग पकड़ते हैं बच्चों वो हैं हमारा लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, कपड़े हो गए, ये सब क्या है? आग पकड़ते हैं। और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आग नहीं पकड़ती हैं? अब जैसे पत्थर हैं, धातुएं हैं। अब क्या है? पत्थर, अगर दो आप पत्थर को रगड़ोगे, आपस में घिसोगे तो क्या होगा? चिंगारी निकलती है, आग उत्पन्न होती है। पर अगर आप एक ही पत्थर को आग लगाओगे तो उस पत्थर में आग नहीं लगती है। धातुएं भी हैं, धातुओं को भी आग नहीं लगती है, धातुएं पिघल जाती हैं। और जैसे आपने कभी सुनारे को भी देखा होगा, वो भी आग में काम करते हैं। वो क्या करते हैं? वो धातुओं को पिघला कर उनको नई आकार में बदलते हैं। जैसे सोने को वो आग में करते हैं तो जैसे अंगूठी बनाते हैं, कान के झुमके बनाते हैं, तो इस तरह से कार्य करते हैं। और हमारे पास कौन कौन से आग के साधन हैं? जैसे माचिस है, ईंधन है, एलपीजी है, सीएनजी है। इन सब के बारे में हम आपको इस पाठ में पढ़ाएंगे। तो बच्चों, आपको दहन और ज्वाला का जो शब्द हैं इनका अंतर, इनकी जो है अर्थ समझ में आ गया। तो अब हम पाठ शुरू करते हैं। हम घर पर, उद्योगों में और वाहनों को चलाने के लिए हम विभिन्न प्रकार के ईंधनों का उपयोग विविध प्रयोजन के लिए करते हैं। क्या आप अपने घरों में प्रयुक्त होने वाले कुछ ईंधनों के नाम बता सकते हैं? व्यापार और उद्योगों में उपयोग होने वाले कुछ ईंधन के नाम बताइए। मोटर गाड़ियां चलाने में कौन से ईंधन काम आते हैं?
आपकी सूची में सम्मिलित ईंधन होंगे गोबर, लकड़ी, कोयला, काष्ठ कोयला, पेट्रोल, डीजल, सम्मिलित प्राकृतिक गैस, सीएनजी आदि। तो बच्चों, आपने देखा है कि आग आपके घर में आपके पास गैस है, तो गैस को हम जो होती है सिलेंडर होता है, उनको हम एलपीजी गैस बोलते हैं। तो वो किस काम आती है? हमारे खाना बनाने के काम में आती है एलपीजी गैस जो होती है। और इसके अलावा कई बार आपने देखा होगा गाँव के अंदर कोयला लकड़ी जलाई जाती है और खाना बनाया जाता है, तो वो हमारे काम आते हैं। गोबर, लकड़ी, कोयला, ये सब हमारे किसमें काम आते हैं? खाना बनाने में। और पेट्रोल, डीजल हमारे वाहनों में इस्तेमाल किया जाता है। और फैक्ट्रियों में भी कई जगह पर पेट्रोल और डीजल से क्या है, मशीनों को चलाया जाता है। सीएनजी गैस भी हमारे किस काम आती है? आजकल आपने देखा है कि प्रदूषण हमारे यहाँ बहुत बढ़ता जा रहा है, तो इसीलिए गाड़ियों में सीएनजी की एक सिलेंडर लगाया जाता है, जिससे सीएनजी भरी जाती है और फिर गाड़ियाँ उससे चलती हैं। तो आपको अब ये समझ आ गया कि हम कौन सी चीज़ें अपने घर में इस्तेमाल करते हैं और कौन सी चीज़ें हमारे वाहनों में इस्तेमाल की जाती हैं। आगे देखें, आप मोमबत्ती के जलने से परिचित हैं। मोमबत्ती के जलने और कोयले जैसे जलने में क्या अंतर है? शायद आपका अनुमान सही था। मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलती है, जबकि कोयला नहीं। इसी प्रकार आप अनेक पदार्थ ऐसे पाएंगे जो बिना ज्वाला के जलते हैं। आइए जलने के रासायनिक प्रक्रम और इस प्रक्रम में उत्पन्न ज्वाला के प्रारूपों का अध्ययन करें। तो बच्चों, अब देखो, जब आप मोमबत्ती को आग लगाते हो तो मोमबत्ती में एक धागा होता है, वो जलता है तो क्या है, उसको आप प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हो। पर जब आप कोयले में आग लगाते हो, मैंने आपको भूमिका में भी बताया कि जब हम कोयले में आग लगाते हैं तो कोयला जलता नहीं रहता, वो हो जाता है, लेकिन उसमें से क्या है, वो आपको लाल लाल दिखता रहेगा, वो जल रहा होता है। और क्या होता है, उसमें से हमें ऊष्मा प्राप्त होती है। तो आपको फ़र्क समझ में आ गया कि मोमबत्ती जलती है तो कैसे दिखती है, और कोयला जलता है तो कैसे दिखता है। आगे देखें, दहन क्या है? कक्षा 7 में मैग्नीशियम दहन के क्रियाकलाप का स्मरण करिए। हमने देखा था कि मैग्नीशियम जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करता है। तो बच्चों, आपको समझ में आया कि जब मैग्नीशियम जलता है तो उससे क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और वो क्या बनाते हैं, उनसे हमें क्या प्राप्त होता है? उससे हमें ऊष्मा तथा प्रकाश जो है वो मिलता है। इसी प्रकार का क्रियाकलाप हम एक काष्ठ कोयले का टुकड़ा लेकर कर सकते हैं। काष्ठ कोयले के टुकड़े को संडासी से पकड़िए और एक मोमबत्ती अथवा बुसेन बर्नर की ज्वाला के निकट लाइए। आप क्या देखते हैं? तो बच्चों, हम जब भी पाठ पढ़ते हैं तो उसमें ये क्रियाकलाप आते हैं। तो ये क्रियाकलाप जो हैं, आपको बात को और अच्छे से मतलब क्रियाकलाप क्या हैं? प्रैक्टिकल। आप छोटे छोटे प्रैक्टिकल करते हैं, तो जब आप अपनी आँखों से उनमें परिवर्तन होते हुए देखते हैं तो आपको वो बात अच्छे से समझ में आ जाती है। तो अब आपने क्या करना है, आप जब भी एक प्रैक्टिकल आप करते हैं, आपके पास आपके टीचर या आपके घर के बड़े सदस्य का होना आवश्यक होता है। क्योंकि ये जो आप ये आग का प्रैक्टिकल कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, इससे क्या होता है, कई बार जो है आपको भी ये हानि पहुंचा सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अपने समक्ष आप किसी को खड़ा करके ये कार्य करें। आप कई बार बच्चों जब टीवी भी देख रहे होते हैं, उसमें भी आता है ना कि यह जो कार्यक्रम है यह विशेषज्ञों की नज़र में किया जा रहा है, इसको आप घर पर करने का प्रयास ना करें।
तो इसी तरह से जब आप पढ़ाई में भी कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आपको अपने पास अध्यापक या बड़े का खड़ा करके ये करना चाहिए। तो अब आप इसमें क्या देखते हैं, इसी प्रकार का जो क्रियाकलाप हम एक कास्ट कोयले के टुकड़े को लेकर कर सकते हैं। कास्ट कोयले के टुकड़े को संडासी से पकड़ना है और एक मोमबत्ती अथवा बुसेन बर्नर की ज्वाला जो है इसके पास लेके आनी है। तो आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कास्ट कोयला है वो वायु में जलता है। हम जानते हैं कि कास्ट कोयला वायु में जलकर क्या उत्पन्न करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है तो उससे हमें क्या मिलता है, ऊष्मा और प्रकाश वो हमें देता है। उससे हमें क्या मिलता है, ऊष्मा और प्रकाश। आगे देखें आप, मैग्नीशियम का दहन। अब आपको यहाँ एक चित्र दिखाया गया, इसमें क्या हो रहा है, मैग्नीशियम को जलाया जा रहा है। तो उससे क्या हो रहा है, रासायनिक प्रक्रिया जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है, दहन कहलाता है। तो मैंने आपको बताया था ना कि वो पदार्थ जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके प्रकाश उत्पन्न करते हैं, ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, दहन कहलाते हैं। जिस पदार्थ का दहन होता है वो क्या कहलाता है, वो दाह्य कहलाता है। इसे ईंधन भी कहते हैं। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया ईंधन क्या है और दहन क्या है। ईंधन ठोस, द्रव या गैस हो सकता है। ईंधन क्या हो सकता है, ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। कभी कभी दहन के समय ज्वाला के रूप में अथवा एक लौ के रूप में प्रकाश भी उत्पन्न होता है। कई बार आप जब आग लगाते हो तो उसमें हल्की सी ज्वाला आती है या एक लौ उत्पन्न होती है, तो जो आप चित्र में भी देख रहे हो, तो क्या होता है, इस लौ में भी क्या होता है, एक प्रकाश आता है। ऊपर दी गई अभिक्रियाओं में मैग्नीशियम और कास्ट कोयला क्या है, धाह्य पदार्थ हैं। धाह्य पदार्थ आपको समझ में आ गया था। जिस पदार्थ का दहन होता है, जो पदार्थ जल रहा होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, धाह्य पदार्थ। अब देखो इसमें बूझो क्या बोल रहा है, एक चित्र आपको दिख रहा है। हमें बताया गया था कि भोजन हमारे शरीर के लिए एक ईंधन है। तो बच्चों आपको पता है, आप खाना खाते हो तभी आप में ताकत आती है और आप कार्य कर सकते हो। तो आपके शरीर के लिए भोजन ईंधन का ही काम करता है ना। जब तक आप किसी भी गाड़ी में पेट्रोल डीजल नहीं डालोगे तो गाड़ी नहीं चलेगी। इसी तरह अगर आप खाना नहीं खाओगे तो आप कार्य कैसे करोगे या पढ़ाई कैसे करोगे। तो आपको अब ये समझ में आ गया। अब पहेली क्या कह रही है, ये देखो, ठीक ही तो है, हमारे शरीर में भोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अपघटित होता है और ऊष्मा उत्पन्न होती है। यह हमने कक्षा 7 में सीखा था। तो बच्चों आपको समझ में आया, हमारे शरीर में जो भोजन है वो क्या है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर क्या होता है, अपघटित होता है और ऊष्मा उत्पन्न होती है। ये आपने कहाँ पे सीखा, ये आपने कक्षा 7 में पढ़ा था। अब एक और एक्सपेरिमेंट आया बच्चों, ये आप देखो, 6.1 क्रियाकलाप। स्ट्रॉ, माचिस की तीलियाँ, मिट्टी का तेल, कागज, लोहे की कीलें, पत्थर के टुकड़े, शीशा आदि कुछ पदार्थ इकट्ठे करिए। अपने शिक्षक की देखरेख में इन पदार्थों को एक एक कर जलाइए। यदि पदार्थ जलता है तो इसे धाह्य दिखाइए, अन्यथा उसे अधाह्य दिखाइए। तो बच्चों क्या है, ये आपको पदार्थ दिए गए हैं। अब आप इनको जलाते जाओगे और देखो कि ये जलते हैं या नहीं जलते। तो ये क्या हो जाएंगे, धाह्य होंगे या अधाह्य होंगे। अब लकड़ी है तो लकड़ी क्या होगी, जलती है, लकड़ी धाह्य होगी। कागज है, जलता है, धाह्य होगा।
लोहे की कीलें हैं, नहीं जलती हैं, तो ये अदहाय हों। और मिट्टी का तेल है, मिट्टी का तेल तो जलाने के ही काम आएगा ना, तो और मिट्टी का तेल आग भी बड़ी जल्दी से पकड़ लेगा, तो ये भी दहाय होगा। पत्थर का टुकड़ा अदहाय। स्ट्रॉ अदहाय, प्लास्टिक की होती है ना बच्चों स्ट्रॉ। काष्ठ कोयला दहाय। माचिस की तीलियाँ, माचिस की तीली तो आप जलाने के लिए काम में लाते हो, तो ये दहाय होगी। कांच अदहाय होगा। तो ये आपकी तालिका पूरी हो गई। आगे देखें आप, क्या आप कुछ और पदार्थों के नाम बता सकते हैं जो दहाय हैं? आप इन्हें सारणी 6.1 में जोड़ सकते हैं। आइए उन परिस्थितियों का पता लगाएं जिनमें दहन होता है। तो बच्चों, आप अगर और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप बता सकते हो कि ये जलाने के काम में आती हैं, या हम इनको आग लगाते हैं तो जलती हैं, नहीं जलती, तो वो भी आप इस तालिका में जोड़ सकते हो। तो अब आपको बताना है दहन क्या कैसे है। अब ये एक और एक्सपेरिमेंट है, आइए देखें। सावधानी, जलती मोमबत्ती को पकड़ते समय सावधानी रखिए। जब भी कोई मोमबत्ती जल रही है तो आपको सावधानी से उसको पकड़ना चाहिए, क्योंकि मोम है जब पिघलती है तो वो नीचे की तरफ गिरती है, और अगर वो जलती हुई मोम आपके हाथ पर गिर जाएगी तो आपको बहुत तकलीफ़ होगी। अब देखिए इसमें क्या कर रहे हैं। एक जलती मोमबत्ती को मेज के ऊपर रखिए। कांच की चिमनी को मोमबत्ती के ऊपर लकड़ी के 2 गुटकों की सहायता से इस प्रकार रखिए कि वायु का चिमनी में प्रवेश होता रहे। अब ये 6.2 चित्र है। अब इसमें आप देखिए कि किस तरह से जो हैं 3 मोमबत्तियां रखी गई हैं, और एक जो पहला है ए, उसमें आप देखिए कि 2 लकड़ी के गुटके रखे हैं उन्होंने, बीच में मोमबत्ती जल रही है और ऊपर एक चिमनी रखी है, और इसमें क्या हो रहा है, हवा की क्रॉसिंग हो रही है। और दूसरी तरफ आप देखिए कुछ नहीं रखा है, मोमबत्ती जल रही है और उसके ऊपर उन्होंने चिमनी रख दिया, और वहाँ पर कोई भी गैप नहीं दिख रहा है। और तीसरी क्या है, जलती हुई मोमबत्ती रखी है और उसको बिल्कुल ही ऊपर नीचे से ढक दिया है। अब आप देखिए क्या है। अब लकड़ी के गुटके हटाकर चिमनी को मेज पर टिका दीजिए। बी में ऐसे ही किया उन्होंने। अब पुनः ज्वाला को देखिए। अंत में कांच की प्लेट चिमनी के ऊपर रख दीजिए और फिर आप उसको देखिए। देखो पहले में हवा क्रॉस हो रही थी तो मोमबत्ती जल रही है, फिर उन्होंने उसको हटा दिया तो मोमबत्ती कैसे हो गई। तीसरे में बिल्कुल ही क्या हुआ, मोमबत्ती बुझ गई। क्या ज्वाला कंपन करती हुई बुझ जाती है? बच्चों, जब हवा लगती है तो क्या होता है, आपने कभी देखा है ना, जब दिया भी आप रख दो या मोमबत्ती आपने रख दिया और हल्की हल्की सी हवा आ रही है तो वो बिल्कुल ऐसे डगमगाने से लग जाती है, और फिर आप कहते हो ना इसकी साइडों में हाथ रख लो नहीं तो ये बुझ जाएगी। तो ऐसा ही होता है। क्या ज्वाला कंपन करती हुई बुझ जाती है? क्या यह कंपन करती हुई और धुआं देती है? क्या यह अप्रभावित जलती रहती है? क्या आप दहन प्रक्रम में वायु की भूमिका के बारे में कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं? तो बच्चों, क्या होता है जब हवा लगती रहती है तो आपने देखा है ना, दिया भी बुझ जाता है, मोमबत्ती भी बुझ जाती है और कैसे काला काला सा धुआं निकलना शुरू हो जाता है। तो हम पाते हैं कि दहन के लिए क्या है, वायु आवश्यक है। अवस्था ए में क्या है, उसको हल्की हल्की हवा मिल रही थी तो क्या हो रहा था, वो निर्बाध रूप से जलती है, जबकि वायु चिमनी में नीचे से प्रवेश कर सकती है। और बी अवस्था में क्या था, जब चिमनी में नीचे से वायु प्रवेश नहीं कर पाती तो ज्वाला में क्या था, कंपन हो रहा था और धुआं उत्पन्न हो रहा था। और सी में क्या था, ज्वाला बुझ जाती है क्योंकि उसे वायु उपलब्ध नहीं हो रही। तो समझ में आया आपको? आप जब आपके यहाँ पर रसोई घर में, कई घरों में चिमनी लगी होती है तो वहाँ पे क्या होता है कि नीचे अगर आप खाना बनाते हो और चिमनी जला देते हो
तो क्या होता है कि वो धुआं सारा बाहर फेंक देती है। लेकिन उस चिमनी के नीचे आप हाथ रखोगे तो उसमें भी एक छोटा सा पंखा चल रहा होता है जिससे हवा मिल रही होती है। अब बूझो क्या कहता है। हमने पढ़ा है कि सूर्य अपनी ऊष्मा और प्रकाश स्वयं उत्पन्न करता है। क्या यह भी एक दहन का प्रकार है? बच्चों, आपने देखा है ना, सूर्य जब उगता है तो वो प्रकाश कितना देता है। काली अंधेरी रात पर भी सूरज जब सुबह के टाइम दिखाई देता है तो किस तरह से रात छट जाती है, अंधेरा दूर हो जाता है और रोशनी आ जाती है। और फिर जब धीरे धीरे सूरज पूरा निकलता आता है तो क्या है, दिन गर्म होने शुरू हो जाते हैं। तो क्या है, सूर्य जो है अपनी ऊष्मा और अपना प्रकाश जो है वो स्वयं उत्पन्न करता है। सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं। हम इसके बारे में आपको आगे पढ़ाएंगे। अभिक्रिया का लाभ 6.3 आप देखिए। एक लकड़ी या लकड़ी के कोयले का जलता हुआ टुकड़ा लोहे की प्लेट या तवे पर रखिए। अब क्या करना है आपको, एक प्लेट लेनी है या तवा लेना है, उस पर क्या करना है, एक लकड़ी या लकड़ी के कोयले का जलता हुआ टुकड़ा उस पर रखना है। इसे एक कांच के जार द्वारा पारदर्शक प्लास्टिक जार से ढक दीजिए। तो अब आपने इसको क्या करना है, कांच के जार और पारदर्शिक प्लास्टिक जार से ढक देना है। देखिए क्या होता है, कुछ समय के बाद लकड़ी का कोयला जलना बंद हो जाएगा। क्या आप सोच सकते हैं ये जलना बंद क्यों हो जाता है? तो अब बच्चों बताओ आप, क्यों हो जाता है? क्योंकि आपको पता है ना, थोड़ी सी अब जो लकड़ी के जो कोयले होते हैं उनको भी थोड़ी हल्की हल्की हवा मिलती रहती है। तो क्या होता है, वो धीरे धीरे आगे आगे आग पकड़ते रहते हैं। अगर वो हवा ही मिलनी बंद हो जाएगी तो वो क्या होगा, वो आग को पकड़ना बंद कर देंगे और बुझ जाएगा। आगे देखिए, आपने सुना होगा कि जब किसी व्यक्ति के वस्त्र आग पकड़ लेते हैं तो आग बुझाने के लिए व्यक्ति को कंबल से ढक देते हैं। चित्र 6.3, क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों करते हैं? तो बच्चों, आपने कई बार टीवी में भी देखा होगा कि जब किसी व्यक्ति को कोई भी पिक्चर आ रही होती है या नाटक आ रहा होता है, उसमें आप देखते हो कि किसी व्यक्ति के शरीर को आग लग जाती है तो वो कैसे उसको बुझाने के लिए उस व्यक्ति के शरीर पर कंबल लपेट देते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, चित्र में भी आपको ऐसे ही दिखाया हुआ है, एक व्यक्ति को लिटाकर और कंबल में किस तरह लपेट दिया, क्योंकि उस व्यक्ति को आग ने पकड़ लिया था। अब आप एक यहाँ चलचित्र देखिए, जंगल की आग। गर्मियों के मौसम में बहुत अधिक गर्मी पड़ने पर कुछ स्थानों पर सूखी घास आग पकड़ लेती है। घास से आग पेड़ों में फैलती है और जल्द ही पूरा जंगल आग की चपेट में आ जाता है। इस प्रकार की आग को बुझाना बहुत कठिन होता है। आपने बच्चों अभी पीछे कुछ समय पहले आप अगर समाचार देखते हैं टीवी में तो आपने देखा था कि ऑस्ट्रेलिया के जंगल में न्यूज़ आ रही थी कि ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में कितनी भयानक आग लग गई थी। उस आग पर काबू पाने में बहुत समय लगा था। तो जंगलों में जो आग लग जाती है उस पर काबू पाना बहुत ही मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है? एक तो जो वहाँ पर इतनी दूर लेके जाना पानी को या ऐसी व्यवस्था करनी, उसमें बहुत समय लगता है और जो पेड़ पौधे हैं ये बहुत जल्दी आग को पकड़ लेते हैं। अब आप अपने कुछ अनुभव को स्मरण कीजिए। क्या एक माचिस की तीली अपने आप जल उठती है? यह किस प्रकार जलाई जाती है? अब आपने देखा है कि कभी भी माचिस की तीली या माचिस की डिब्बी आप सबके घर में पड़ी होती है। क्या आपने देखा है कभी वो अपने आप जल रही है? ऐसा नहीं होता है। माचिस की तीली को हमेशा क्या है, जलाया जाता है। आपको कागज़ के टुकड़ों को जलाने का अनुभव अवश्य होगा। जब जलती हुई माचिस की तीली इसके पास लाते हैं तो क्या यह जल उठता है? क्या आप लकड़ी के टुकड़े को जलती माचिस की तीली उसके पास लाकर जला सकते हैं?
लकड़ी या कोयले को जलाने के लिए आपको कागज अथवा मिट्टी के तेल का उपयोग क्यों करना पड़ता है? क्या आपने जंगल में लगने वाली आग के बारे में सुना है? अब ये क्या है? ये बहुत से प्रश्न बोलते गए हैं। पहली बात, माचिस जो है कभी भी अपने आप नहीं जलती है, और कागज़ के पास अगर आप थोड़ी सी भी आग लाओगे तो कागज़ एकदम से आग को पकड़ लेगा। तीसरे नंबर पे है कि माचिस की तीली जो है उसको आप माचिस की डिब्बी के बाहर आपने देखा है एक निशान बना होता है, उस पर रगड़ते हो तभी माचिस की तीली जो है जलती है। और लकड़ी का जो टुकड़े होते हैं वो अगर हम माचिस की जलती हुई तीली के पास लाएंगे तभी वो जलेंगे ना, अपने आप तो वो जलेंगे नहीं। और जो है लकड़ी या कोयला जलाने के लिए भी हम मिट्टी का तेल लकड़ी पे डालते हैं तो ही वो आग पकड़ती है। कोयले पर भी ऐसे ही करते हैं, हम कुछ ऐसी चीज़ डालते हैं जिससे तभी वो आग को पकड़ती है। और अब आपने ये देख भी लिया चित्र, जंगल में आग लगती है और इस पर कैसे काबू पाना कितना मुश्किल होता है। अब आप देखें, क्या ये अनुभव आपको बताते हैं कि विभिन्न पदार्थ विभिन्न ताप पर आग पकड़ते हैं? अब आपको इन सब बातों से क्या समझ में आया कि एक उचित ताप पर ही वह वस्तु आग को पकड़ती है। समझ में आया बच्चों आपको ये बात कि आग को, जैसे अब लकड़ी है, लकड़ी पड़ी है, आप माचिस की तीली जलाओगे तो लकड़ी क्या है, आग को नहीं पकड़ेगी। उसको पकड़ने के लिए एक उचित ताप की आवश्यकता होती है। आगे देखें, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका ज्वलन ताप कहलाता है। तो वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका ज्वलन ताप कहलाता है। क्या अब आप बता सकते हैं कि कमरे के ताप पर माचिस की तीली अपने आप आग क्यों नहीं पकड़ लेती? माचिस की तीली माचिस की डिब्बिया के बगल में रगड़ने पर क्यों जल जाती है? अब आपने देखा ना, मैंने आपको बताया था कि माचिस की तीली जो है माचिस की डिब्बी के बाहर जब तक उस निशान पर नहीं उसको रगड़ा जाएगा वो कभी भी नहीं जलती है। तो इसीलिए हर एक चीज़ के लिए एक उचित ताप का होना ज़रूरी है। माचिस का इतिहास, अब माचिस के बारे में आप पढ़ें। माचिस का जो इतिहास है वो बहुत पुराना है। 5000 से अधिक वर्ष पूर्व प्राचीन मिस्र में गंधक में डुबोए हुए चीड़ की लकड़ी के छोटे टुकड़े माचिस की तरह उपयोग किए जाते थे। आधुनिक निरापद माचिस का विकास लगभग 200 वर्ष पूर्व हुआ। एंटीमिस ट्राइसफ्लाइड, पोटेशियम क्लोराइड और श्वेत फास्फोरस का मिश्रण कुछ गोंद और स्टार्च के साथ मिलाकर उचित लकड़ी से बनी माचिस की तीली के सिरे पर लगाया जाता था। जब इसे किसी खुरदरी सतह से रगड़ा जाता था तो घर्षण की ऊष्मा के कारण श्वेत फास्फोरस प्रज्वलित हो जाता था। इससे माचिस की तीली का दहन प्रारंभ हो जाता था। परंतु श्वेत फास्फोरस माचिस उद्योग में काम करने वाले और माचिस का उपयोग करने वालों दोनों के लिए खतरनाक सिद्ध हुआ। आजकल निरापद माचिस के सिरे पर केवल एंटीमनी ट्राइसफ्लाइड और पोटेशियम क्लोराइड लगा रहता है। रगड़ने वाली सतह पर चूर्णित कांच और थोड़ा सा लाल फास्फोरस लगाते हैं जो कम खतरनाक होता है। जब माचिस की तीली को खुरदरी सतह पर रगड़ा जाता है तो कुछ लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है। यह तुरंत माचिस की तीली के सिरे पर लगे पोटेशियम क्लोराइड से अभिक्रिया कर प्राप्त ऊष्मा दहन कर देता है, जिससे एंटीमनी ट्राइसफ्लाइड का दहन प्रारंभ हो जाता है। तो बच्चों ये देखिए आपने क्रिया, आपने कभी देखा है कि जब आप माचिस की डिब्बी में से माचिस की तीली निकालते हो तो उसको जब उस पर रगड़ते हो, और जब आपने एक डिब्बी में देखा कितनी सारी तीलियां होती हैं, जब माचिस की डिब्बी ख़त्म होने वाली होती है तो जो उसकी बाहर वो जो सतहें बनी होती हैं वो सफ़ेद हो जाती हैं। वो सफ़ेद हो जाती हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि उसमें जो है वो
ऊष्मा देने वाला जो पदार्थ है वो समाप्त हो रहा है। तो क्या होता है, तो फिर वो तीली उसमें आग नहीं पकड़ती है। तो आपने देखा माचिस का निर्माण ही कब हुआ? 200 वर्ष पूर्व। उससे पहले कैसे आग लगाई जाती थी? उससे पहले या तो 2 पत्थरों को रगड़ा जाता था, चिंगारियाँ निकलती थी तो वो आग को पकड़ लेती थी, और या फिर आपने देखा कि गंधक में मिस्र में क्या करते थे, पूर्व प्राचीन मिस्र में गंधक में डुबोए हुए चीड़ की लकड़ी के छोटे टुकड़े हैं, वो किस में इस्तेमाल आते थे? माचिस की तीली बनाने में। माचिस मतलब आग लगाने के काम में लाए जाते थे। तो फिर किस तरह से धीरे धीरे जब तरक्की हुई तो पता लगा कि कौन कौन से पदार्थ को मिलकर छोटी लकड़ी पर वो उन्होंने लगाया और किस तरह से फिर माचिस बनी। आगे देखें, हमने पाया कि धाह्य पदार्थ तब तक आग नहीं पकड़ सकता या जल नहीं सकता जब तक उसका ताप उसके ज्वलन ताप से कम रहता है। क्या आपने कभी भोजन पकाने वाले तेल को आग पकड़ते देखा है? जब तलने वाला बर्तन लंबे समय तक जलते हुए स्टोव पर रहता है, कमरे के ताप पर मिट्टी का तेल और लकड़ी अपने आप नहीं आग पकड़ते, परंतु यदि मिट्टी के तेल को थोड़ा गर्म कर दें तो वह आग पकड़ लेता है। क्या इसका ज्वलन ताप लकड़ी के ज्वलन ताप से कम है? क्या इसका अर्थ है कि मिट्टी के तेल को रखने में हमें विशेष सावधानी बरतनी होगी? निम्नलिखित क्रियाकलाप प्रदर्शित करता है कि किसी पदार्थ के दहन के लिए उसका ताप उसके ज्वलन ताप तक पहुंचना आवश्यक है। तो बच्चों, आपने देखा है, अब जैसे आपके रसोई घर में सरसों का तेल भी पड़ा होता है, रिफाइंड ऑयल भी होता है, डालडा घी भी होता है, देसी घी भी होता है, और बहुत सारे ऐसे खाना पकाने वाले तेल हैं, वो हर एक की रसोई में उनकी क्षमता के अनुसार रखे हुए होते हैं। तो आपने कभी देखा है जबकि आपकी मम्मी जब खाना बना रही है तो उनमें भी आग लग जाती है? बिल्कुल भी नहीं। अब आप कढ़ाई में, कुकर में या किसी चीज़ में भी थोड़ा सा घी डालते हो, तेल डालते हो और फिर उसमें मसाला डालते हो, तो आपने देखा है कभी वो आग पकड़ते हैं? कभी भी नहीं पकड़ते। जब आप आपकी मम्मी किसी चीज़ में तेल रख के कढ़ाई में और तल रही है, कुछ सामान तलती रहती है, और जब थोड़ा सा ही रह जाता है और एकदम हीट उसको ज़्यादा मिलती है, तब आप देखो उसमें जो है आग निकलती है। जब किसी चीज़ को उच्च ताप मिलता है तब आग जलती है। तो किसी भी जो है, और मिट्टी का तेल अगर हम अपने घरों में रखते हैं, जैसे पहले समय में स्टोव जलाते थे तो उसमें मिट्टी का तेल डाला जाता था, तो वो है ऐसी चीज़ों को क्या है, घर में बहुत सावधानी पूर्वक रखा जाता है ताकि वहाँ पर अधिक गर्मी की वजह से थोड़ा सा भी कुछ ऐसा हो तो नुकसान ना हो। अब एक क्रियाकलाप और है 6.4, इसको पढ़ेंगे आप। सावधानी, जलती हुई मोमबत्ती से सावधानी से काम लीजिए। अब एक मोमबत्ती जल रही है, उससे आप किस तरह से सावधानी पूर्वक उस पर कार्य करेंगे? आपको चित्र में दिखाया जा रहा है, 2 मोमबत्तियां जल रही हैं। कागज़ के कप में जल गर्म करना। अब ये कागज़ का कप उन्होंने बनाया, किस तरह से उसमें वो पानी गर्म कर रहे हैं। अब 2 चित्र हैं आपके सामने, एक में तो कागज़ के कप में क्या है, जल रखा हुआ है, और दूसरे में वो आपको खाली दिखाई दे रहा है। कागज़ के 2 कप तैयार करिए और इनमें से एक कप में 50 ml जल डालिए। दोनों कपों को अलग अलग मोमबत्तियों द्वारा गर्म करिए। तो आप क्या देखते हैं, कागज़ के खाली कप का क्या होता है, जल युक्त कागज़ के कप का क्या होता है? क्या इस कप का जल गर्म हो जाता है? तो बच्चों, अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने 2 कप बनाए और एक में जल भरा और उसको उन्होंने मोमबत्ती के ऊपर रख दिया। यदि हम कप को गर्म करना जारी रखेंगे तो हम कागज़ के कप में भी जल को उबाल सकते हैं। आपको समझ में आया ये? क्या अब ये तो नहीं है कि आपने कागज़ के कप को मोमबत्ती पे रखा और हटा लिया,
कि जल हमारा गर्म हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। थोड़ी देर उस पर उसको रखोगे तो आप देखोगे कि पानी भी जो है वो उबल सकता है। क्या आप इस परिघटना का कोई स्पष्टीकरण सोच सकते हैं? कागज के कप को दी जाने वाली ऊष्मा चालन द्वारा जल में चली जाती है, अतः जल की उपस्थिति में ताप कागज के ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता, इसीलिए वो जलता नहीं है। जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ सरलता पूर्वक आग पकड़ लेते हैं, ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। ज्वलनशील पदार्थों के उदाहरण हैं पेट्रोल, अल्कोहल, एलपीजी आदि। क्या आप कुछ और ज्वलनशील पदार्थों की सूची बना सकते हैं? तो बच्चों, जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ सरलता पूर्वक आग पकड़ लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं? ज्वलनशील पदार्थ। ये भी आपका एक प्रश्न है, ये भी पूछा जा सकता है पेपर में आपसे, और कि ज्वलनशील पदार्थ क्या होते हैं, और इनके उदाहरण हैं पेट्रोल है, अल्कोहल है और एलपीजी है। आप इनको जरा सी भी अगर इनके पास आग लगाएंगे तो एकदम आग जो है वो भड़क जाती है। हम आग पर नियंत्रण कैसे पाते हैं? अब आपको ये दिखाएंगे कि हम आग अगर लग जाती है तो हम उस पर कैसे नियंत्रण पा सकते हैं। आपने घरों, दुकानों और कारखानों में आग लगते देखा या सुना होगा। यदि आपने इस प्रकार की कोई दुर्घटना देखी है तो उसका संक्षिप्त विवरण अपनी नोटबुक में लिखिए। यह अनुभव अपने कक्षा के साथियों के साथ भी बांटिए। तो बच्चों, कई बार आपने देखा भी होगा और सुना भी होगा कि कहीं पर आग लग जाती है तो क्या होता है। अपने क्षेत्र की अग्नि सेवा के टेलीफोन नंबर का पता लगाइए। यदि आपके या आपके पड़ोसी के घर में आग लग जाए तो सबसे पहले अग्निशमन सेवा को सूचित करना होता है। अगर आपको पता होना चाहिए अग्निशमन सेवा, उनका वहाँ पर फ़ोन करिए, वो उसी समय अपनी गाड़ी को भेज देते हैं, साथ में एक एम्बुलेंस भी आ जाती है कि किसी को अगर कोई हताहत हुआ है तो उसको जल्द से जल्द हॉस्पिटल में पहुंचाया जाता है। और जो अग्निशमन जो फायरमैन होते हैं वो क्या है, दबाव के साथ जल फेंककर उनकी जो गाड़ी होती है उसमें जो जल भरा होता है वो क्या होता है, आप देख रहे हैं इस चित्र में किस तरह से वो आग को बुझा रहे हैं। क्या आपके शहर नगर में फायर ब्रिगेड स्टेशन है? आपने देखा होगा आपके घर के आसपास हर क्षेत्र में क्या है, फायर ब्रिगेड स्टेशन होता है। तो फायर ब्रिगेड स्टेशन का कार्य क्या होता है? आग पर काबू पाना। जब फायर ब्रिगेड आती है तो वह क्या करती है? वो आग पर जल डालती है और आग को बुझाती है। जल ज्वलनशील पदार्थों को ठंडा करता है, जिससे उनका ताप उनके ज्वलन ताप से कम हो जाता है। ऐसा करने से आग का फैलना रुक जाता है। जल वाष्प ज्वलनशील पदार्थ को घेर लेता है, जिससे वायु की आपूर्ति बंद हो जाती है और आग बुझ जाती है। क्या होता है बच्चों? जो जल है वो क्या करता है? ज्वलनशील पदार्थों को ठंडा करता है और जिससे उनका ताप जो है उनके ज्वलन ताप से कम हो जाता है। ऐसा करने से आग का फैलना जो है वो रुक जाता है। और क्या होता है? जल वाष्प ज्वलनशील पदार्थ को घेर लेता है और जिससे वायु की आपूर्ति जो है बंद हो जाती है और आग बुझ जाती है। तो आपने पढ़ा होगा कि जब आग उत्पन्न करने के लिए हमें किन 3 आवश्यकताएं होती हैं, उनकी हम सूची बना सकते हैं। ये आवश्यकताएं हैं ईंधन, वायु
ऑक्सीजन आपूर्ति हेतु और ऊष्मा ईंधन का ताप उसके ज्वलन ताप से अधिक करने हेतु है। इनमें से एक या अधिक आवश्यकताओं को हटाकर आग को नियंत्रित किया जा सकता है और आग बुझाने वाले का कार्य वायु का प्रवाह काटना या ईंधन का ताप कम करने या दोनों होते हैं। ध्यान दीजिए कि अधिकांश स्थितियों में ईंधन को हटाया नहीं जा सकता। उदाहरण के लिए यदि किसी भवन में आग लगती है तो संपूर्ण भवन ही क्या होता है? ईंधन होता है। तो समझ में आ गया बच्चों? ईंधन वायु, ऑक्सीजन आपूर्ति हेतु और ऊष्मा ईंधन का ताप उसके ज्वलन ताप से अधिक करने हेतु। अगर इन में से एक या अधिक आवश्यकताओं को हटाकर आग को नियंत्रित किया जा सकता है तो क्या होता है? आग बुझाने वाले का कार्य जो है वो जहाँ से हवा आ रही है उसको काटना है। और दूसरा, क्योंकि हवा जब चलती है तो बच्चों वो आग को फैलाती जाती है, तो सबसे पहले वहाँ पर हवा का जो प्रवाह है उसको बंद करना चाहिए और इसके बाद ईंधन का जो ताप है वो कम करने के या दोनों ही होते हैं। जैसे कि कहीं से अब वहाँ पर बहुत सी ऐसी लकड़ी का सामान पड़ा हुआ है आगे आगे आगे, तो आग बड़ी जल्दी पकड़ता जाएगा और फैलती जाएगी आग, तो वहाँ से वो सामान जो है वहाँ से उसको हटा देना चाहिए। आधे से ज़्यादा सामान, ऐसे बोलते हैं ना, जब किसी घर में आग लगती है तो जितने भी स्विच हैं बिजली के उसका कनेक्शन काट देना चाहिए कि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी ना हो, क्योंकि वो भी आग को जल्दी पकड़ लेती है। तो ऐसे ही एक तो वायु का प्रवाह रोकना चाहिए और जो चीज़ें वहाँ पर हैं जो जल्दी आग पकड़ती हैं उनको भी वहाँ से दूर कर देना चाहिए। इस तरह से आप आग पर नियंत्रण पा सकते हैं। अब अगले पृष्ठ पर देखिए आप, अग्निशामक। जल सबसे अधिक प्रचलित अग्निशामक है। अग्निशामक मीन्स बच्चों जो आग पर काबू पा सकता है। जो जल है वो क्या है? सबसे अधिक क्या है? प्रचलित अग्निशामक है। परंतु जल तभी कार्य करता है जब लकड़ी और कागज़ जैसी वस्तुओं में आग लगी हो। तो जब लकड़ी और कागज़ पर आग लगती है तो उस पर काबू क्या है? जल पाता है। और जो अगर इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में आग लगी होती है तो जल इस पर काबू पाना बहुत मुश्किल कर सकता है, इससे हानि होती है, इससे करंट लगता है। तेल और पेट्रोल में भी जब आग लगती है तो इसको बुझाने के लिए भी जो है पानी का उपयोग उचित नहीं होता है। आपने देखा है कि जब कई बार घर के मीटरों में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, आग लग जाती है, तो वहाँ पर मिट्टी फेंक दी जाती है, वहाँ पर जल का उपयोग नहीं किया जाता। अगर आप वहाँ जल फेंकोगे तो आपको करंट लग जाएगा, तो उसको बुझाने के लिए मिट्टी का उपयोग किया जाता है। और पेट्रोल और डीजल में भी पानी को नहीं फेंका जाता है, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है। क्या आपको याद है कि जल तेल से भारी होता है, अतः यह तेल को नीचे चला जाता है और तेल ऊपर आ जाता है। तेल और जल फिर मिल जाते हैं तो और आग भड़कती है। तो इसीलिए विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग के लिए क्या ज़रूरी होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जो सबसे अच्छा अग्निशामक है। ऑक्सीजन से भारी होने के कारण CO2 को आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच का संपर्क जो है वो टूट जाता है और वो आग पर नियंत्रण पा लेता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त लाभ यह है कि यह सामान्यतः यह विद्युत उपकरणों को कोई भी हानि नहीं पहुंचाता है। हमें कार्बन डाइऑक्साइड की आपूर्ति कहाँ से मिलती है? अब आपको ये बताना है। उच्च दाब पर यह द्रव के रूप में सिलेंडरों में भरी जाती है। LPG किस तरह रूप में सिलेंडरों में रखी जाती है? सिलेंडर में छोड़े जाने पर CO2 बहुत अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है। अतः यह न तो आग के चारों ओर से घेर लेती है बल्कि ईंधन के ताप को
भी नीचे ले जाती है, इसीलिए यह अति उत्तम अग्निशामक है। कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करने का एक दूसरा तरीका है सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा, और क्या है, पोटाशियम बाइकार्बोनेट जैसे रसायनों के पाउडर का भी भारी मात्रा में छिड़काव करो। तो इससे भी क्या है, आग पर काबू पाया जा सकता है। आग के निकट इन पदार्थों से बहुत सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो क्या करती है, आग को बुझा देती है। तो समझ में आया बच्चों आपको। अब देखिए आप दहन के प्रकार। दहन के क्या प्रकार हैं? एक जलती हुई माचिस की तीली अथवा गैस लाइटर को रसोई में गैस स्टोव के निकट लाइए। अब आपको ने क्या करना है, एक जलती हुई माचिस की तीली अथवा गैस लाइटर को रसोई में, आपके पास गैस जो चूल्हा होता है उसके पास लाना है। सावधानी, अब इसमें भी आपको यही बताया जा रहा है कि गैस स्टोव का प्रयोग खुद नहीं करना है, अपने माता पिता की सहायता से करना है। गैस स्टोव की नाब को घुमाकर गैस चालू कर दीजिए। क्या आप देखते हैं, आप पाते हैं कि गैस तेजी से जलने लग जाती है तथा ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती है। इस प्रकार का जो दहन है वो क्या कहलाता है? तीव्र दहन कहलाता है। अब इसमें क्या है, फास्फोरस जैसे कुछ पदार्थ हैं जो कमरे के ताप पर वायु में जल उठते हैं। अब फास्फोरस जैसे कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो कमरे के ताप पर वायु में भी जल उठते हैं। इस प्रकार का दहन जिसमें पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक लपटों के साथ जल उठता है वो क्या कहलाता है? स्वतः दहन कहलाता है। जो बिना भी किसी कारण के अचानक लिपटों के साथ उठ जाता है वो क्या कहलाता है? स्वतः दहन कहलाता है। कोयले की खानों में कोयले की धूल के स्वतः दहन से कई बार खतरनाक अग्निकांड हो चुके हैं। जंगल के स्वतः अग्निकांड कभी अधिक गर्मी के कारण होते हैं, कभी आकाश से बिजली गिरने से होते हैं, परंतु जंगल में आग अधिकतर मनुष्य की लापरवाही से लगती है। जंगल में यदि आप पिकनिक अथवा शिविर में जाते हैं और कैंप फायर का आयोजन करते हैं तो स्थान छोड़ने से पूर्व आग को पूर्णतः बुझाना अवश्य याद रखिए। तो अब बच्चों, अब जैसे आजकल आप देख रहे हो बहुत लोग जब हैं कैंप फायर पर जाते हैं पिकनिक मनाने के लिए जंगलों में, तो वो क्या करते हैं, वहाँ पर खाना बनाते हैं। फिर जब वो वहाँ से आते हैं तो उस आग को बुझा कर नहीं आते हैं, जिससे वो आग है धीरे धीरे उसके जंगल में तो पत्ते, सूखी पत्तियाँ, टहनियाँ ऐसे होती हैं तो वो बड़ी जल्दी उनको आग को पकड़ लेती हैं। आगे देखें, हम त्योहारों पर अक्सर आतिशबाजी करते हैं। जब पटाखों को जलाते हैं तो एक आकस्मिक अभिक्रिया होने से ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि पैदा होती है। अभिक्रिया में बनी गैस बड़ी मात्रा में निकलती है। इस प्रकार की अभिक्रिया विस्फोट कहलाती है। पटाखे पर दाब डालने पर भी विस्फोट हो सकता है। तो बच्चों, आपने देखा कि जब अब दिवाली होती है, दशहरा होता है, या कोई शादी ऐसे विवाह समारोह होते हैं या कोई पालकी निकालते हैं तो वहाँ पर वो पटाखे जलाते हैं। तो पटाखे भी क्या हैं, कई बार पटाखे भी जो हैं उनमें से भी अचानक से जो है एक ध्वनि पैदा होती है। जो आपने देखा है कई पटाखे ऊपर आकाश में जाकर कितनी देर तक बजते रहते हैं और कुछ ज़मीन पर ही फट जाते हैं और उनमें धमाका कितना तेज़ होता है। तो उनमें भी जो है बहुत बड़ी मात्रा में गैस निकलती है और अगर हम उन पटाखों पर ज़्यादा वो करें तो उसमें भी क्या होता है, विस्फोट हो जाता है। अब आप पढ़िए कि ज्वाला क्या है। एलपीजी ज्वाला का परीक्षण करिए। क्या आप ज्वाला का रंग बता सकते हैं? एक मोमबत्ती की ज्वाला का रंग कैसा होता है? कक्षा 7 के मैग्नीशियम रिबन को जलाने के आपने अनुभव को याद कीजिए।
यदि आपको सारणी 6.2 की शेष वस्तुओं को जलाने का अनुभव नहीं है तो आप उन्हें अब कर सकते हैं। अपने प्रेक्षण रिकॉर्ड और सारणी में लिखिए कि पदार्थ ज्वाला देता है या नहीं। तो बच्चों, अब आप यहाँ पर ये चित्र देखिए 6.8। इसमें क्या दिखाया गया है? इसमें आप देख रहे हो कि जो मोमबत्ती है उसमें किस तरह की लो हो रही है, गैस पर किस तरह की जो है आग जल रही है, लालटेन में किस तरह से है और मोमबत्ती में किस तरह से आपको लो दिखाई दे रही है। मोमबत्ती और रसोई घर के स्टोव की ज्वालाओं के रंग क्या हैं? आप देख रहे हो चित्र 6.8 में। और चित्र 6.9 में मिट्टी के तेल के लैंप, मोमबत्ती और बुनसेन बर्नर की ज्वालाओं के रंग देखिए आप। तो आपने इसमें क्या करना था? मोमबत्ती ज्वाला देता है या नहीं देता? मोमबत्ती ज्वाला देती है, मैग्नीशियम नहीं देती है, कपूर भी देता है, मिट्टी के तेल वाला स्टोव भी देता है और लकड़ी का कोयला नहीं देता है। तो ये हो गया आपकी सारणी। अब ये देखिए आप ज्वाला की संरचना। क्रियाकलाप 6.5। एक मोमबत्ती जलाइए, सावधानी बरतिए। एक कांच की 4 से 5 सेंटीमीटर पतली नली को संडासी द्वारा पकड़िए और उसका एक सिरा मोमबत्ती की अकंपित ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र जोन में प्रवेश करा दीजिए। चित्र 6.10 में। अब आप ये चित्र 6.10 देख रहे हो। इसमें मोमबत्ती जल रही है और उसने प्लगर से उसको पकड़ा हुआ है। और दूसरी तरफ आपने क्या करना है? निकट एक जलती हुई माचिस की तीली लाइए। क्या वहाँ कुछ समय पश्चात ज्वाला उत्पन्न होती है? यदि ऐसा है तो वह क्या है जो ज्वाला उत्पन्न करता है? ध्यान दीजिए कि गर्म बत्ती के पास का मोम जो है वो जल्दी पिघल जाता है। दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं वो ज्वाला का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए मिट्टी का तेल और पिघली हुई मोमबत्ती के साथ साथ ऊपर उठते हैं और दहन के समय वाष्पित होकर ज्वाला का निर्माण करते हैं। इसके विपरीत लकड़ी का कोयला वाष्पित नहीं होता है और कोई ज्वाला नहीं देता है। क्रियाकलाप 6.5 में आपने क्या देखा था कि कांच की नली के बाहर निकलने वाले मोम का वाष्प क्या ज्वाला उत्पन्न होने का कारण हो सकता है या नहीं हो सकता है? तो बच्चों, आपको ये समझ में आया? इसका आगे देखें। जब मोमबत्ती की ज्वाला स्थिर हो तो ज्वाला के दीप्त क्षेत्र में एक स्वच्छ कांच की प्लेट स्लाइड प्रवेश करवाइए। आकृति 6.11 आप देखिए। उसे संडासी से लगभग 10 सेकंड तक पकड़े रखिए और फिर उसे आप हटा लो। तो आप क्या देखते हो? अब आप ये चित्र 10.11 ये आप देख रहे हो वो कैसे वहाँ पर निशान आ गया और कैसे आपने वहाँ पर स्लाइड पर मोमबत्ती लगाई थी तो वो किस तरह से हो गई। अब आगे देखें। कांच की प्लेट स्लाइड का एक गोल काला वलय बन गया। यह ज्वाला के दीप्त क्षेत्र में उपस्थित बिना जले कार्बन के जो हैं कण उनको क्या है दिखाता है। एक लंबे तांबे के तार को लगभग 30 सेकंड तक ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र में पकड़कर रखिए। अब इन्होंने क्या किया है? तांबे के तार लिया और उसको मोमबत्ती से के आगे लगाया है। तो अब आप इसमें आप देख सकते हो कि क्या होता है। ध्यान दीजिए कि तार का भाग जो ज्वाला के कुछ ही बाहर है रक्त तप्त हो जाता है। कैसा हो जाता है? बिल्कुल लाल रंग का हो जाता है। रक्त तप्त मतलब लाल रंग का हो जाता है। और यह क्या दिखाता है? यह ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र का ताप यहाँ पर बहुत अधिक है जिसकी वजह से यह गर्म हो जाता है और यह लाल रंग का दिखाई देता है। आगे देखें। सोने और चांदी को पिघलाने के लिए सुनार धातु की फूंकनी से
ज्वाला के सबसे भारी भाग को उस पर, अब क्या है, सुनार भी जब धातु को बनाते हैं तो क्या करते हैं, वो उनको गर्म करते हैं। अब आप ये मोमबत्ती देख रहे हो, चित्र 6.13, यहाँ पर क्या है, मोमबत्ती की ज्वाला के विभिन्न क्षेत्र। अब आप विभिन्न क्षेत्र आप देखिए कि जब हम एक मोमबत्ती को जलाते हैं, सबसे पहले क्या है, मोमबत्ती, फिर उसमें धागा होता है, तो जो सबसे गर्म है वो कैसा है, फिर कम गर्म भाग, फिर सबसे गर्म जो है गर्म भाग। अब फिर दूसरी तरफ आप देखिए, बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र क्या होता है, काला, और आंशिक दहन वाला मध्य भाग कैसा होता है, पीला, और पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र क्या होता है, नीला। अब आपको समझ में आ गया, आप ये मोमबत्ती देख रहे हो, ये जल रही है, तो इसमें किस तरह से जो है मोमबत्ती का आंतरिक क्षेत्र क्या है, काला है, और उसका मध्य भाग क्या है, पीला है, और जो बाह्य भाग है वो नीला है। सबसे गर्म भाग है वो जो क्या है, नीला है। चित्र 6.14, वे ज्वाला के सबसे भारी भाग का उपयोग क्यों करते हैं। अब आप देख रहे हो, हम आपको पढ़ा रहे थे कि सुनार किस तरह से जो है धातु को फूंक मारते हैं और किस तरह से जो है वो सोने और चांदी को पिघलाकर आभूषण बनाते हैं। ईंधन क्या है, याद करिए कि घरेलू और औद्योगिक उपयोगों से संबंधित ऊष्मा ऊर्जा के प्रमुख स्रोत लकड़ी, काष्ठ, कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि ये हैं। ये पदार्थ ईंधन कहलाते हैं। कौन से पदार्थ ईंधन कहलाते हैं, लकड़ी है, कोयला है। अब आपको जो है ये हमारे क्या हैं, ईंधन है। और अच्छा ईंधन वह होता है जो हमें आराम से मिल जाता है और सस्ता होता है और वायु में सामान्य दर से जो है सुगमता पूर्वक जलता है। मतलब क्या है इसका, जो ईंधन सस्ता भी होता है, अच्छा भी होता है और हवा के संपर्क में आने से आराम से जलता भी है। यह अधिक मात्रा में क्या करता है, ऊष्मा उत्पन्न करता है। यह जलने के उपरांत कोई भी अवांछनीय पदार्थ को नहीं छोड़ता है। मतलब जैसे कोई पदार्थ जलता है तो उसमें से कितनी स्मेल आती है, या आप धुआं ही धुआं देखते हो, तो समझ में आ गया इसका अर्थ। संभवतः ऐसा कोई भी ईंधन नहीं है जिसको एक आदर्श ईंधन माना जा सके। हमें एक ऐसा ईंधन ढूंढना चाहिए जो किसी विशिष्ट उपयोग की अधिकांश आवश्यकताएं पूरी करता हो। ईंधन के मूल्यों में भिन्नता होती है। कुछ ईंधन अन्य ईंधनों की अपेक्षा सस्ते होते हैं। जिन ईंधनों से आप परिचित हैं उनकी सूची बनाइए। सारणी 6.3 की भांति इन्हें ठोस, द्रव और गैसीय ईंधनों में क्या करना है, हमें बांटना है। तो जैसे ठोस ईंधन में इन्होंने बताया कोयला, लकड़ी, ये क्या है हमारे ठोस ईंधन। द्रव ईंधन मिट्टी का तेल, और गैसीय ईंधन में प्राकृतिक गैस आ गई, एलपीजी आ गई और सीएनजी आ गई। और द्रव ईंधन में मिट्टी का तेल है, पेट्रोल है, डीजल है। तो ये हमारे क्या हैं, ईंधनों के प्रारूप हैं। तो ये सारणी हमारी पूरी हुई। अब आप देखिए ईंधन की दक्षता। यदि आपसे कहा जाए कि गोबर के उपले, कोयला और एलपीजी को जलाकर पानी की एक निश्चित मात्रा को उबालें तो आप कौन से ईंधन को चुनेंगे। अब देखो क्या है, आज के समय में तो क्या करेंगे कि गैस ऑन करेंगे, पानी का पतीला उस पर रख देंगे, पानी उबल जाएगा बड़ी जल्दी। गोबर के उपलों को जलाने में समय लगता है, कोयले को जलाने में समय लगता है। तो
आप समझ गए? इसका कारण बताइए। आप अपने माता पिता की मदद ले सकते हैं। क्या ये ईंधन बराबर मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करते हैं? किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा की मात्रा उसका ऊष्मीय मान कहलाती है। ईंधन के ऊष्मीय मान को किलो जूल प्रति किलोग्राम मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कुछ ईंधनों के ऊष्मीय मान सारणी 6.4 में दिए गए हैं। अब आपने 6.4 हम पढ़ेंगे, उससे पहले आप देखिए कि कोई भी ईंधन है, जैसे आपने देखा है कि गैस भी आपको किलों के सिलेंडर है, आपके यहाँ 14 किलो का आता है, 15 किलो का आता है। तो आप गोबर भी खरीदते हैं उपले, वो भी आपको किलो में मिलते हैं, कोयला भी किलो में मिलता है। तो जो ये हैं, ये आपको 1 किलो का आपने इसमें कि हमने कितना इसमें काम कर लिया, ये हम इसमें क्या है, इसका ऊष्मा का हम मान निकाल सकते हैं। अब आप ये देखिए, विभिन्न ईंधनों के ऊष्मीय मान, ईंधन है गोबर के उपले, और ऊष्मीय मान क्या है इसका, 6000 से 8000, लकड़ी 17000 से 22000, कोयला 25000 से 33000, पेट्रोल 45000, मिट्टी का तेल 45000, डीजल 45000, मीथेन 50000, सीएनजी 50000, एलपीजी 55000, जैव गैस 35000 से 40000, हाइड्रोजन 1,50,000। तो आपने देख लिया ईंधन और उसके ऊष्मीय मान। ईंधन के दहन से हानिकारक उत्पाद प्राप्त होते हैं। क्या उत्पाद प्राप्त होते हैं? ईंधन का बढ़ता हुआ उपभोग पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव डालता है। लकड़ी, कोयले और पेट्रोल जैसे कार्बन ईंधन बिना जले कार्बन कण छोड़ते हैं। ये सूक्ष्म कण जो हैं खतरनाक प्रदूषक होते हैं, जो दमा और श्वास रोग उत्पन्न करते हैं। अब आपने देखा कि हमने पहले तो इसके सारे गुण ही पढ़े। अब आप देख रहे हो कि इनमें कितने अवगुण होते हैं और इनसे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। इनसे क्या बीमारी होती है? सांस की बीमारी होती है और दमा की बीमारी होती है। आगे देखें, सर्दियों में लकड़ी का उपयोग घरेलू तथा औद्योगिक ईंधन के रूप में हो रहा है, परंतु अब इसका स्थान कोयले और एलपीजी जैसे ईंधनों ने ले लिया। अभी भी हमारे देश में बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग हो रहा है, क्योंकि यह आसानी से उपलब्ध और सस्ती है। परंतु लकड़ी को जलाने से बड़ी मात्रा में धुआं उत्पन्न होता है, जो मनुष्यों के लिए हानिकारक है और श्वसन कष्ट उत्पन्न करता है। साथ ही क्या होता है, वृक्ष को हम काट के ही लकड़ी प्राप्त करते हैं ना, तो अब वृक्षों को आप काट दोगे तो हमारे पर्यावरण पर कितना प्रभाव डालेंगे। उससे क्या है, हमारी सारी जो है अर्थव्यवस्था, जैसे जो हमारे पर्यावरण की अर्थव्यवस्था है वो बिगड़ जाती है जब हम पेड़ों को अधिक मात्रा में काटते हैं। तभी कह रहे हैं ना, हमारे यहाँ जंगल ख़त्म होते जा रहे हैं, तो जिसका प्रभाव हमारे पर्यावरण पर पड़ रहा है। बारिश कम होती है, आंधी तूफान आते हैं और कितना ही हमारा नुकसान हो रहा है। पेड़ लकड़ियों पर खाना बनाने वालों को सांस लेने में दिक्कत होती है। तो जो है ये हमारे पर्यावरण के लिए भी बहुत हानिकारक है। ये आपने कक्षा 7 में पढ़ा है। अब आप देखें आगे, इन ईंधनों का अपूर्ण दहन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देता है। यह अत्यंत इन ईंधनों का अपूर्ण दहन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देता है। यह क्या है? बहुत ही विषैली गैस है। बंद कमरे में कोयला जलाना खतरनाक होता है, और जो बंद कमरे में आप कोयला अंगीठी जलाकर कई व्यक्ति सो जाते हैं तो क्या होता है, उनकी मृत्यु भी हो जाती है। उससे क्या है, धुआं कहीं बाहर तो निकलता नहीं है, तो अंदर ही उसका धुआं फैलता रहता है। तो क्या होता है, दम घुट जाता है और उससे
मृत्यु हो जाती है। इसीलिए हमें सलाह दी जाती है कि उस कमरे में कभी भी नहीं सोना चाहिए जहाँ पर आग कोयले जल रहे हों। अब नंबर 3 पर आप देखिए, अधिकांश ईंधनों के दहन से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिक मात्रा संभवतः विश्व उष्ण ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। अब देखो, अधिकांश ईंधनों के दहन से क्या होता है, पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जो मात्रा है वो क्या है, ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। पृथ्वी के वातावरण के तापमान में वृद्धि विश्व उष्ण कहलाती है। अन्य बातों के साथ साथ इससे हिमनद पिघलने लगते हैं, जिससे समुद्र में जल स्तर बढ़ जाता है और तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। ऐसा संभव है कि निचले स्तर वाले तटीय क्षेत्र स्थायी रूप से जलमग्न हो जाते हैं। तो क्या है बच्चों, पृथ्वी के तापमान की वृद्धि में क्या है, बहुत ही जो है गर्मी हो जाती है, तो उससे क्या है, हिमनद मतलब जो बर्फ़ जमी हुई है वो पिघल जाती है और समुद्रों का जल स्तर बढ़ जाता है, जिससे क्या है कि जो निचले तटीय स्थल होते हैं वहाँ पर बाढ़ आ जाती है। आगे देखिए नंबर 4, कोयले और डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यह अत्यंत दम घोटू और संरक्षण गैस है। इसके अतिरिक्त पेट्रोल इंजन नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड छोड़ते हैं। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं और अम्ल बनते हैं। इससे क्या होता है, अम्लीय वर्षा होती है, जो फसलों के लिए, इमारतों के लिए और मिट्टी के लिए हानिकारक होती है। यह आप किस में पढ़े हैं, आपने यह सब कक्षा 7 में पढ़ा है। मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल का स्थान अब किसने ले लिया है, सीएनजी ले रही है, क्योंकि सीएनजी जो है वो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड का उत्पादन अल्प मात्रा में करती है और यह एक स्वच्छ ईंधन है जो वातावरण में भी प्रदूषण को कम करती है और इसका खर्चा भी जो है वो कम होता है और वाहन अच्छे चलते हैं। अब इस पाठ में आपने कुछ प्रमुख शब्द पढ़े थे, वो क्या थे, अम्ल वर्षा, ऊष्मीयमान, दहन, विस्फोट, वनोन्मूलन, ज्वाला, अग्निशामक, ईंधन, ईंधन दक्षता और विश्व उष्ण, आदर्श ईंधन, ज्वलन ताप, ज्वलनशील पदार्थ। ये आपने इस पाठ के कुछ मुख्य शब्द हैं जो आपने इसमें पढ़े हैं। और आपने इस पाठ में क्या सीखा वो हम आपको ये संक्षिप्त में बताएंगे। जो पदार्थ वायु में जलते हैं दाह्य कहलाते हैं। दहन के लिए ऑक्सीजन क्या है, वायु में आवश्यक है। दहन के प्रक्रम में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं। ज्वलन ताप वह निम्न ताप है जिस पर दाह्य पदार्थ आग पकड़ लेता है और ज्वलनशील पदार्थों का ज्वलन ताप है वो बहुत कम होता है। आग उत्पन्न करने हेतु आवश्यकताओं में से एक या अधिक को हटाकर आग पर नियंत्रण पाया जाता है। आग पर नियंत्रण पाने हेतु सामान्यतः जल का उपयोग किया जाता है और विद्युत उपकरणों और तेलों में लगी आग को नियंत्रित करने के लिए हमें जल का उपयोग नहीं करना चाहिए। और दहन विभिन्न प्रकार के हैं, जैसे तीव्र दहन, स्वतः दहन, विस्फोट आदि। ज्वाला के 3 विभिन्न क्षेत्र हैं, अदीप्त क्षेत्र, दीप्त क्षेत्र और ज्योतिहीन क्षेत्र। आदर्श ईंधन सस्ता, आसानी से उपलब्ध, आसानी से जलने वाला और आसानी से वहन योग्य होता है। इसका ऊष्मीयमान उच्च होता है। यह ऐसी गैस से या अवशेष नहीं छोड़ता है जो पर्यावरण
पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। ईंधनों की दक्षता और मूल्य परस्पर भिन्न होते हैं। ईंधन दक्षता को ऊष्मीय मान द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिसका मात्रक किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है। वायु में बिना जले कार्बन कण खतरनाक प्रदूषक होते हैं और श्वसन कष्टों को उत्पन्न करते हैं। ईंधन के अपूर्ण दहन से विषैली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बड़ी मात्रा को विश्व उष्ण का कारण बताया जाता है। कोयले, डीजल और पेट्रोल के दहन से उत्पन्न सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड अम्ल वर्षा उत्पन्न करते हैं, जो फसलों, भवनों और मृदा के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। तो बच्चों, अब हम इस पाठ का क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे। दहन की परिस्थितियों की सूची बनाइए। तो क्या है, ईंधन या ज्वलनशील पदार्थ क्या है, ऑक्सीजन की उपस्थिति और ज्वलन ताप। आगे है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। लकड़ी और कोयला जलने से वायु का डैश होता है। लकड़ी और कोयला जलने से वायु का प्रदूषण होता है। अगला है, घरों में काम आने वाला एक द्रव ईंधन डैश है। घरों में काम आने वाला एक द्रव ईंधन एलपीजी है। जलना, आगे देखिए, जलना प्रारंभ होने से पहले ईंधन को उसके डैश तक गर्म करना आवश्यक है। ज्वलन ताप तक गर्म करना आवश्यक है। तेल द्वारा उत्पन्न आग को डैश द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। तेल द्वारा उत्पन्न आग को पानी द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। अब प्रश्न नंबर 3 देखिए, समझाइए कि मोटर वाहनों में सीएनजी के उपयोग से हमारे शहरों का प्रदूषण किस प्रकार कम हुआ। इसका उत्तर लिखेंगे आप। मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल का स्थान अब सीएनजी ले रही है, क्योंकि सीएनजी सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पादन अल्प मात्रा में करती है। पेट्रोल जलने के दौरान बिना जले कार्बन कण छोड़ते हैं, जो दमा जैसे श्वास रोग उत्पन्न करते हैं, जबकि सीएनजी इस प्रकार के कोई कण नहीं छोड़ती है। अतः सीएनजी एक स्वच्छ ईंधन है। आगे देखिए, प्रश्न 4, ईंधन के रूप में एलपीजी और लकड़ी की तुलना कीजिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे आप, लकड़ी। इसका ऊष्मीय मान एलपीजी की तुलना में कम होता है। लकड़ी का ज्वलनांक बहुत अधिक होता है, इसीलिए इसे जलाने के लिए पहले अधिक ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है। यह धुएं के साथ जलती है, जिससे वायु प्रदूषण होता है। लकड़ी के जलने पर CO2 तथा कम वायु में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। ठोस और भारी होने के कारण इसे भंडारित नहीं किया जा सकता। इसको जलाने पर राख जैसे अवशेष बचते हैं। एलपीजी के बारे में देखिए आप। एलपीजी, इसका ऊष्मीय मान बहुत ऊंचा होता है। एलपीजी का ज्वलनांक कम होता है, इसीलिए इसे जलाने के लिए अधिक ऊर्जा व्यय नहीं करनी पड़ती। यह बिना धुआं किए जलती है और इससे प्रदूषण नहीं होता है। इसके जलने पर कोई विषैली गैस उत्पन्न नहीं होती है। इसको आसानी से भंडारित किया जा सकता है और इसको जलाने पर कोई भी अवशेष नहीं बचता है। अब प्रश्न 5 देखिए, कारण बताइए।
विद्युत उपकरण से संबंध आग पर नियंत्रण पाने हेतु जल का उपयोग नहीं किया जाता। अब इसका उत्तर देखें। विद्युत उपकरण से संबंध आग पर नियंत्रण पाने के लिए पानी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि पानी विद्युत वाले व्यक्ति और जब वह पानी किसी नग्न लाइव तार पर गिराया जाएगा तो पानी का बहुत अच्छा सुचालक होने के कारण बहुत तेज विद्युत का झटका लग सकता है, जिससे उसकी मृत्यु भी हो सकती है। आगे देखिए आप, एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन। तो क्या है एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन? इसका उत्तर लिखें आप। एलपीजी लकड़ी से अच्छा ईंधन है क्योंकि एलपीजी का ज्वलनांक लकड़ी की तुलना में कम होता है और ऊष्मीय मान अधिक होता है, और यह लकड़ी के विपरीत प्रदूषण रहित ईंधन है। अब आप तीसरा देखेंगे। कागज स्वयं सरलता से आग पकड़ लेता है, जबकि एल्युमिनियम पाइपों के चारों ओर लपेटा गया कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता है। तो अब आप इसका उत्तर लिखें। हम जानते हैं कि एल्युमिनियम एक धातु है और ऊष्मा का एक अच्छा सुचालक है। एल्युमिनियम धातु के चारों तरफ लिपटे कागज का ताप जब बढ़ने लगता है तो एल्युमिनियम कागज से ऊष्मा को अवशोषित करके कागज के ताप को उसके ज्वलन ताप से कम कर देता है। यही कारण है कि कागज स्वयं सरलता से आग पकड़ लेता है, और जबकि एल्युमिनियम पाइप के चारों ओर लपेटा गया कागज का टुकड़ा आग को नहीं पकड़ता है। अब प्रश्न 6 देखिए। मोमबत्ती की ज्वाला का चिन्हित चित्र बनाइए। अब आपको यह चित्र बनाना है, एक मोमबत्ती का चित्र बनाना है, और जो उसकी लो है उसमें आपको रंग भरने हैं, और आप क्या करेंगे, जो सबसे कम गर्म वाला हिस्सा है उसको काले रंग का दिखाना है, फिर उसमें ऑरेंज कलर पीला रंग भरना है, फिर जो उसको बाह्य हिस्सा है उसको नीले रंग से करना है। इस तरह से आपको मोमबत्ती का चित्र बनाना है। आपको यह पाठ में भी हमने दिखाया था, आपको देख के वहाँ से बना सकते हैं। अब आप देखिए प्रश्न नंबर 7। ईंधन के ऊष्मीय मान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो अब आप इसका उत्तर लिखें। ईंधन के ऊष्मीय मान को किलो जूल प्रति किलोग्राम मापक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आगे देखिए आप, प्रश्न 8। समझाइए कि CO2 किस प्रकार आग को नियंत्रित करती है? पेट्रोल और, इसका उत्तर है पेट्रोल और विद्युत उपकरण जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक है। ऑक्सीजन की तुलना में अधिक भारी होने के कारण CO2 आग को एक कंबल की तरह लपेट लेता है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन का संपर्क टूट जाता है और आग नियंत्रित हो जाती है। CO2 का एक अन्य लाभ यह है कि सामान्यतः यह विद्युत उपकरणों को हानि नहीं पहुंचाती है। सिलेंडरों से छोड़े जाने पर CO2 बहुत ठंडी होती है, अतः यह न केवल आग के चारों ओर घेर लेती है बल्कि ईंधन के ताप को भी कोई हानि नहीं पहुंचाती। इसीलिए यह अति उत्तम अग्निशामक है। अगला प्रश्न देखें। हरी पत्तियों के ढेर को जलाना कठिन होता है, परंतु सूखी पत्तियों के में आग आसानी से लग जाती है। समझाइए। अब आप इसका उत्तर लिखेंगे। हरी पत्तियों के ढेर को जलाना कठिन होता है, परंतु सूखी पत्तियों में आग आसानी से लग जाती है, क्योंकि हरी पत्तियों में जल अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, जो हरी पत्तियों को जलाने के लिए दी गई ऊष्मा को अवशोषित करके वाष्पित हो जाता है और पत्तियों के ताप को उनके ज्वलन ताप
तक बढ़ने नहीं देता है, जिसके कारण हरी पत्तियां तब तक आग नहीं पकड़ पाती हैं जब तक सारा जल वाष्पित न हो जाए और उनका ताप उनके ज्वलांक तक न पहुंच पाए। सूखी पत्तियों में पानी नहीं होने के कारण ये पत्तियां जल्दी आग पकड़ लेती हैं, क्योंकि इनके जलाने के लिए दी गई ऊष्मा इनके ताप को शीघ्र ही इनके ज्वलन ताप तक पहुंचा देती है और यह जलना शुरू कर देती है। सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं और क्यों? सोने और चांदी को पिघलाने के लिए सुनार ज्वाला की नीली लो वाले अदीप्त क्षेत्र अर्थात ज्वाला के सबसे बाहरी भाग का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ज्वाला का यह क्षेत्र सबसे अधिक गर्म क्षेत्र होता है और सोना एवं चांदी जैसी धातुओं का गलनांक बहुत अधिक होता है, इसीलिए उन्हें पिघलाने के लिए अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। अब प्रश्न 11 देखिए, इसमें क्या है? एक प्रयोग में 4 kg ईंधन का पूर्णतः दहन किया गया है। उत्पन्न ऊष्मा का माप 180,000 kg था। ईंधन का ऊष्मीय मान परिकलित कीजिए। अब इसमें इसका उत्तर लिखेंगे आप। किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्म ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीय मान कहलाती है। इसका मात्रक किलो जूल प्रति किलोग्राम है। ईंधन का द्रव्यमान 4.5 kg है और उत्पन्न ऊष्मा क्या है? 180,000 kg प्रति किलो। ऊष्मा का मान ऊष्मीय मान 180,000 kg बटा 4.5 kg 40,000 kg। ईंधन का ऊष्मीय मान 40,000 kg है। तो आपको समझ में आ गया ये। क्या जंग लगने से प्रक्रम को दहन कहा जाता है? विवेचन कीजिए। तो इसका उत्तर है नहीं। जंग लगने के प्रक्रम को हम दहन नहीं कह सकते, क्योंकि दहन एक तीव्र प्रक्रम है जबकि जंग लगना एक धीमी प्रक्रिया है, इसीलिए हम इसे दहन प्रक्रम नहीं कह सकते। साथ ही दहन ऊष्मा के साथ ज्वाला भी उत्पन्न करता है, जबकि जंग में केवल ऊष्मा उत्पन्न होती है। अब आप प्रश्न 13 देखिए। आबिदा और रमेश ने एक प्रयोग किया जिसमें बीकर में रखे जल को गर्म किया। आबिदा ने बीकर को मोमबत्ती ज्वाला के पीले भाग के पास रखा। रमेश ने बीकर को ज्वाला के सबसे बाहरी भाग के पास रखा। किसका पानी कम समय में गर्म हो जाएगा? तो आप इसका उत्तर लिखें। रमेश के बीकर का पानी जल्दी गर्म होगा, क्योंकि उसने बीकर के ज्वाला को सबसे बाहरी भाग पर रखा, जो कि ज्वाला का सबसे गर्म हिस्सा होता है, जबकि आबिदा ने उसे ज्वाला के पीले के भाग के पास रखा, जो नीली ज्वाला से कम गर्म होती है। अतः रमेश के बीकर का पानी आबिदा के बीकर के पानी से जल्दी गर्म होगा। तो बच्चों, यह आपका प्रश्न अभ्यास समाप्त हुआ। आप सभी बच्चों को यह प्रश्न और यह पाठ अच्छे से समझ आया। बच्चों, अब हम अगले पाठ के साथ मिलेंगे। टिल देन, ओके, बाय।